नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी परिवार में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान यानी साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशंस। तो हमने दैनिक जीवन में कई प्रकार की अभिक्रियाओं को देखा है और उन्हीं अभिक्रियाओं से रिलेटेड हमारे पास आज ये चैप्टर दे रखा है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जब हम देखते हैं तो कहीं हमने देखा होगा कि दूध फट जाता है, नींबू पानी के अंदर जब हम सोडा, बेकिंग सोडा जब हम मिला देते हैं तो उससे बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं, लोहे में जंग लग जाती है। इसी प्रकार की कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की आज डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो बात करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंदर हमसे सबसे पहले दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हमारे पास वहां पर हो रही होती है क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा इसको उल्टा नहीं कर सकते। मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, तो हम वापस उससे वही पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिनसे उनको मिलाकर बनाया गया था। मतलब इसको किसी भी भौतिक विधि के द्वारा उल्टा नहीं किया जाता है। कुछ भौतिक अभिक्रिया है, कुछ भौतिक विधि हमें दे रखी है, जैसे बाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, आशवन है, अपकेंद्रीकरण है। इनके द्वारा हम दोबारा से इस अभिक्रिया को वापस नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, इन दोनों गैसों ने मिलकर पानी का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। तो यहाँ पर हमें इनकी अवस्थाओं के बारे में भी लिखना पड़ता है कि हाइड्रोजन हमारे पास किस अवस्था में रहती है, वही गैस के फॉर्म में रहती है। ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस के फॉर्म में रहती है, G4 गैस। और पानी हमारा जो होता है ना, वो लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था के अंदर रहता है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं तो जल यहाँ पे जो बनने वाला है, एक नए गुण वाला पदार्थ मिलकर बन गया है। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बाकी की रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रेक्षण है जो कि हमें याद रखना है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो रही होती है तो उस समय पे हम कह सकते हैं कि वहां पर ठोस से द्रव में बदलेगा या तो द्रव से गैस में बदलेगा, या इनका उल्टा भी संभव हो सकता है। दूसरे, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, तापमान में परिवर्तन होना चाहिए और गैस का उत्सर्जन भी वहां पर होना चाहिए। ऐसी दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जैसे भोजन का पाचन है, श्वसन है, लोहे पर जंग लगना है, मैग्नीशियम फीते का जलना है और दही का बनना है। ये सभी हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, जिसमें हमारे पास भोजन के पाचन की यदि हम बात करें तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की जैविक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही होती हैं और उसके माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर क्या करता है, उनको काम करता है। दूसरी है श्वसन। श्वसन के फलस्वरूप हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के रूप में हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रेवन का जलना और दही का बनना, दूध से दही का बनना भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी हम बात करें अगली स्लाइड में कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणांक क्या हैं हमारे पास। देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणांक की यदि बात करें तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो वहां पर हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में याद रखना होता है कि ये अभिकारक क्या होती है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऐसे पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए भाग लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, उसमें तो हम क्या देते हैं, क्या, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जिन पदार्थों का निर्माण होता है तो उन्हें हम क्या देते हैं, क्या, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास हम बात करें, हमारे पास जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम यहाँ पर बोलेंगे कि इन दोनों के मिलने की वजह से काय का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों हमारे पास कहलाएंगे क्या, अभिकारक। इन दोनों को हम बोल देते हैं अभिकारक। और ये जो हमारे पास जल का जो निर्माण हुआ है इसे हम बोल देते हैं क्या, उत्पाद। मतलब अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का क्या करते हैं, वही निर्माण करते हैं। इस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हमें प्रतीक और चिन्हों के रूप में लिखना होता है। जैसे हम बात करें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है तो हम उसे रासायनिक समीकरण कह देते हैं,
और रासायनिक समीकरण के जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके प्रतीक चिन्हों या सूत्रों का इस्तेमाल उनको लिखने के लिए किया जाता है और साथ में उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। जैसे कि हमें दे रखा है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड यहाँ पर जो बना रही है, तो यहाँ पर हम इनकी अवस्थाओं की बात करें तो मैग्नीशियम की जो अवस्था होगी ना वो होगी ठोस अवस्था होती है, यानी सॉलिड, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ऑक्सीजन जो होती है ना वो गैस अवस्था में रहती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है MgO वो हमारा कहलाता है क्या, सॉलिड अवस्था में होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है। इस तरीके से उन प्रतीक चिन्हों को हम लिखते हैं और तीर के पहले वाले जो पदार्थ है ना उनको हम अभिकारक कहते हैं और तीर के बाद वाले आगे जो पदार्थ बन रहे हैं उन्हें हम उत्पाद कह देते हैं। दूसरी हम बात करें कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए इनका संतुलित होना बड़ा आवश्यक है। तो जहाँ पे हम बात करें, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से क्या बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक अवस्थाओं को लिखने के लिए हमारे पास देखो, ठोस अवस्था होगी तो हम उसके लिए S लिख देंगे, द्रव अवस्था होगी तो लिक्विड यानी L लिख देंगे और गैस होगी तो उसके लिए G लिख देंगे और कहीं पे एक्वस होगा, एक्वस यानी जलीय विलयन होगा तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। तो इस तरीके से अभिक्रिया के लिए हम भौतिक पदार्थ जो होते हैं, अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, उनकी अवस्थाओं को भी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर लिखा जाता है। तो ये बात भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। दूसरी हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखो बात करते हैं हम इस रासायनिक समीकरण की कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, भाई इसकी बात करते हैं। देखते हैं ये रासायनिक समीकरण। तो देखो एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है हमारे पास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक, बाद में मतलब उसके उत्पाद, प्रत्येक पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिकारक और उत्पादों की या तो परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए या उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। मतलब जितने अणु परमाणु हमने अभिक्रिया के पहले अभिकारक के रूप में लिए हुए, उतने ही अणु परमाणु हमारे पास अभिक्रिया के बाद में मतलब उत्पाद के रूप में बनने चाहिए। उन्हीं को हम कह देते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिस तरीके से हम बात करें, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहे हैं। तो हम इसमें बात करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। देखो हम तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें दे रखा है कि मैग्नीशियम है हमारे पास और ऑक्सीजन है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम की बात करें तो हमारे पास एक है, ऑक्सीजन की बात करें तो हम कितने हैं, दो हैं हमारे साइड। और राइट हैंड साइड की बात हम करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो मैग्नीशियम है ना वो है हमारे पास एक और ऑक्सीजन है वो भी है हमारे पास कितना, एक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए हमारे पास, बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अणु परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो फिलहाल हम इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो अब देखो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है ना हमारे पास दो है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अभिकारक में। तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो उत्पाद के अंदर भी हम ऑक्सीजन की संख्या को क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। जैसे ही हमने ऑक्सीजन की संख्या को दोगुना किया, और याद रखना है हमें, जब अभिक्रियाओं का कुछ मल्टीप्लाई करके जब हम करते हैं तो पदार्थ के आगे किया जाता है, पीछे नहीं किया जाता है। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड के अंदर दोगुना किया तो मैग्नीशियम की संख्या भी कैसी हो गई, दोगुनी हो गई। मैग्नीशियम की संख्या भी दोगुनी हो गई राइट हैंड साइड में। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। इसलिए हमें इस मैग्नीशियम के साथ दो का गुणा करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया बैलेंस हो गई। देखो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, दो हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो हैं। किधर, अभिकारक वाली साइड में। तो उत्पाद वाली साइड में भी मैग्नीशियम के परमाणु कितने होने चाहिए, दो, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। अब हमारे पास ये समीकरण जो है ना वो क्या हो गया, एक संतुलित समीकरण हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होता है। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं।
देखो यदि हम बात करें कि यदि अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से ज्यादा होती है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए भाई अभिक्रियाएं होती हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अभिक्रिया के रूप में हमने अभिकारकों के रूप में हमने जो रासायनिक पदार्थों को लिया है उनके पास ऊर्जा ज्यादा है और उत्पाद हैं उनके पास ऊर्जा क्या है, हमारे पास कम है। तो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, जिससे कि उनकी ऊर्जा क्या हो जाए, कम हो जाए और उनको स्थायित्व मिल जाए, ऐसा होने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरी बात हमें याद रखना है कि स्थायित्व जो होता है ना वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ऊर्जा बढ़ेगी स्थायित्व घटेगा, ऊर्जा घटेगी स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी संपन्न होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक एवं उसके बाद मतलब उत्पाद, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको कहेंगे कि ये अभिक्रिया क्या दे रखी है आपको, संतुलित दे रखी है, यानी बैलेंस दे रखी है। जैसे कि हमें एक अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर Fe प्लस H2, लोहा हमें जो दे रखा है, आयरन जो हमें दे रखा है, वो पानी से क्रिया करके, नमी से क्रिया करके Fe3O4 का निर्माण करता है, जो कि फेरिक ऑक्साइड या हम इसको आयरन का ऑक्साइड बोल सकते हैं। और साथ में क्या निकलती है भाई, हाइड्रोजन निकलती है। अब इस अभिक्रिया को हमें करना है क्या, बैलेंस। तो देखो इसके अंदर बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें परमाणुओं के रूप में दे रखा है, देखो Fe। लेफ्ट हैंड साइड में परमाणु Fe की संख्या है, मतलब आयरन की संख्या है कितनी, 1। हाइड्रोजन जो हमें दे रखा है ना उसकी संख्या है कितनी, 2। और ऑक्सीजन हमें जो दे रखी है ना उसकी संख्या है कितनी, 1। तो ऐसे ही हमारे पास उत्पाद के रूप में यानी राइट हैंड साइड में भी ये इतने ही होने चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने राइट हैंड साइड में इनको लिखा तो हमारे पास मिला क्या, Fe कितने हैं हो गए, आयरन कितने हो गए, 3 हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, हमें 2 दे रखे हैं। तो अब इस अभिक्रिया को हमें करना है क्या, बैलेंस, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में Fe को देखा परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, और राइट हैंड साइड में कितनी है, 3, तो हमने इसको गुणा कर दिया कितने से, 3 से। तो Fe हमारे पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं भाई। तो इधर हम भी कितने का गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे ही फिर हमने ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में कितने दे रखे हैं, 4। तो हम ऑक्सीजन को भी 4 से गुणा कर देते हैं, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन को कितने से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को 4 से गुणा किया तो वैसे ही हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या है ना, 4 दूनी 8 हो गई। 8 हाइड्रोजन हमारे पास टोटल हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन, 4 हो गए हैं हमारे पास, 4 दूनी 8 हो गए हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। इस तरीके से अभिक्रिया हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में बात आ जाती है हमारे पास कि कंकाली समीकरण क्या होता है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो इस असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते थे। तो मतलब हमने अभी पढ़ा कि हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए उस अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं हमारे पास जिनको हम बैलेंस नहीं करते हैं। तो जो अभिक्रिया असंतुलित होती है, असंतुलित समीकरण को हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, कंकाली समीकरण। तो याद रखना है भाई, जैसे कि ये हमारे पास दे रखा है, ये बैलेंस नहीं है तो हम इसको कह देंगे कि ये क्या है, आपका कंकाली समीकरण है। दूसरा आ जाता है हमारे पास शब्द समीकरण किसे कहते हैं। देखो शब्द समीकरण की बात करें तो जो हम रासायनिक समीकरण जो लिख रहे थे ना चिन्हों के और प्रतीकों के रूप में, तो यहाँ पर हम उन रासायनिक समीकरणों को उनके नाम के रूप में लिखा जाता है, तो हम उसे कह देते हैं ये शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया का एक प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है
जिसमें हम शब्दों का उपयोग किया जाता है, ना कि रासायनिक प्रतीकों और उनके सूत्रों या चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल पदार्थ यानी अभिकारक और उत्पादों को नाम से दर्शाता है। मतलब जब हम अभिकारक और उत्पादों को उनके नाम के रूप में यदि लिख देते हैं तो हमारे वहां पर कहलाता है, वो क्या है, शब्द समीकरण। जैसे कि हमने बोला, हमने इसका नाम लिख दिया सोडियम, सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके बना रहे हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बना रहे हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहा और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में क्रिया करके बना रहे हैं आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से समीकरण को लिखना हमारे पास कहलाता है क्या, शब्द समीकरण। मतलब जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय उसके प्रतीक और चिन्हों की जगह पर उनके नामों का उपयोग करते हैं, उनके शब्दों का उपयोग करते हैं, तो वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है क्या, शब्द समीकरण कहलाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। शब्द समीकरण के बाद फिर हमारे पास आ जाता है ये विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उनके प्रकार आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला प्रकार हमें दे रखा है क्या, संयोजन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, तो बड़े ध्यान से आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ना है। तो देखो बात करते हैं संयोजन। संयोजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास क्या, कि जब इस संयोजन अभिक्रिया के अंदर पदार्थ क्या होते हैं भाई, जुड़ते हैं, मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जब जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, बिल्कुल सही बात है, मिलकर एक या एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो हम इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। उदाहरण के लिए हमें दे रखा है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। जैसे कि हमें ये दे रखा है हाइड्रोजन H2 और O2, और इन दोनों ने मिलकर बना दिया क्या, पानी, जल का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया है। ये पानी हमारा बनके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो देखो हम बात करें यहाँ पर बैलेंस करने की इसकी, तो इधर ऑक्सीजन के जो परमाणु दे रखे हैं ना, वो हमें 2 दे रखे हैं, तो इधर भी हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 चाहिए। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को 2 बनाया तो इधर हाइड्रोजन 2 दूनी कितने हो गए, 4, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी देने पड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ हो जाएंगे। इस तरीके से हमें अभिक्रिया को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। और इसमें 2 पदार्थ, 2 अभिकारक मिलकर इन्होंने एकल उत्पाद का निर्माण किया। मतलब 2 उत्पाद नहीं बने हैं, उत्पाद एक ही बना है, लेकिन उस उत्पाद की परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो उत्पाद बने हैं वो 2 बन गए। सर आपने तो लिखा हुआ है यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण होता है, नहीं, उत्पाद एक ही है, यानी पानी बना हुआ है, लेकिन पानी के परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, बस इसको ये प्रदर्शित करता है। दूसरी हम बात करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीशियम ले लिया है Mg, मैग्नीशियम, और साथ में क्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी O2 के साथ। ये तीर का निशान हम ऐसे लगाते हैं और इसके बाद फिर उत्पाद को लिखा जाता है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहाँ पे भी हमें अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को 2 किया तो मैग्नीशियम भी इधर कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, तो मुझे इधर भी 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी हमारा एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही उत्पाद बन रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2। दूसरी हम बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर कोयले का दहन। इस नाम से भी अभिक्रिया पूछ लिया जाती है। कार्बन का सिंबल होता है क्या, C, और ऑक्सीजन का सिंबल, प्रतीक चिन्ह होता है हमारे पास क्या, O2, और ये दोनों आपस में मिलकर आपस में क्रिया करके निर्माण करते हैं एक उत्पाद का जिसका नाम है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो जब 2 अभिकारक, 2 पदार्थ आपस में मिलकर जब क्रिया कर रहे हैं तो एकल उत्पाद का क्या कर रहे हैं, निर्माण, तो ये भी आपका एक संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। दूसरी बात की जाए, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, भाई याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसकी पानी के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसको हम कहते हैं बुझा हुए चूने का क्या कर लेता है भाई, निर्माण कर लेता है। जैसे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी हमने क्रिया करा दी है किसके साथ, जल के साथ। जैसे ही हम इस बिना बुझे चूने को पानी में मिला देते हैं तो ये पानी के अंदर मिलते ही बुझे हुए चूने का निर्माण कर लेता है, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये बुझा हुआ चूना बन जाता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यानी जब 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। तो इनमें से आप किसी भी 1 या 2 उदाहरणों को याद रख लीजिए, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे
अभिक्रिया के रूप में पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है फिर हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की यदि बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन मतलब होता है टूटना, एक तरीके से वियोजित होना, अलग अलग होना, टूटना। तो देखो, जब कोई एक अभिकारक टूटेगा और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, मतलब अब अभिकारक टूटकर उत्पाद बनाने वाला है, एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनने वाले हैं, तो उसे हम कह देंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमारे पास दे रखा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बन जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन जाती है साथ में हमारे पास। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्या, बिना बुझा चूना, और साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, तो इसको हमने बोल दिया वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें दे रखा है CaCO3, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हम इस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। किस तरीके से, जैसे हमें ये दे रखा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। बाकी क्या, अभिक्रिया को बैलेंस देखते हैं तो चेक करते हैं, कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन इधर 3 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी बैलेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था गैस होती है तो ये गैस के रूप में रहेगा, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड रहेगा यहाँ पर, और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड है, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर सॉलिड रहेगा। अब बात आती है, ये वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है ना, इनको तोड़ने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। तो उस आधार पर ये वियोजन अभिक्रिया हमारे पास 3 प्रकार की है, एक ऊष्मीय वियोजन, एक विद्युत वियोजन, एक प्रकाश वियोजन। यदि वियोजन करने के लिए यदि हमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मिल रही है तो हम उसे कह देते हैं वियोजन अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए यदि हम ऊर्जा के रूप में विद्युत का उपयोग कर रहे हैं तो हम उसे विद्युत वियोजन कह देते हैं। और जब यदि हम सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं इन अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए तो हम कह देते हैं कि ये प्रकाशीय वियोजन है। 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन की बात करते हैं कि जब किसी अभिकारक को हम ऊष्मा देकर यानी गर्मी देकर तोड़ा जाता है तो उसे हम कह देते हैं क्या, ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि हमारे पास ये अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ पर हम ऊष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में ऊष्मा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही हमने इसको ऊष्मा दी, इसको गर्म किया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास जो दे रखा है वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वियोजन, लेकिन इसका नाम होगा ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि इस अभिक्रिया को ऊष्मा देकर वियोजित किया जा रहा है। दूसरा आ जाता है वैद्युत वियोजन। इसकी बात की जाए कि जब किसी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हम विद्युत धारा के प्रवाह से किसी यौगिक को तोड़ते हैं तो उसे हम विद्युत वियोजन कह देते हैं। जैसे कि पानी हमें दे रखा है, जल हमें दे रखा है, इसकी अवस्था कैसी होती है भाई, लिक्विड होती है। ये जल हमें दे रखा है और इस जल के अंदर हमने क्या की भाई, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो इस जल के अंदर से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। मतलब हमने अभी इन्हीं पदार्थों से इस जल का क्या किया था, निर्माण किया था, और उसी जल में से फिर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, वैद्युत वियोजन है। दूसरी हम बात करें प्रकाशीय वियोजन। देखो, प्रकाशीय वियोजन की बात करें कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है तो हम उसे कह देते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि हमारे पास दे रखा है AgCl, जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो इस सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बनकर बाहर निकल जाती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वियोजन। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना मतलब ये हम ये कहें कि इसको तोड़ने के लिए हमें अभिक्रियाओं के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जिस रूप में हमें दी जा रही है उस आधार पर इनके नाम पड़ते हैं। जैसे ऊष्मा के रूप में दी जाए तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत के रूप में दी जाए तो विद्युत वियोजन, और प्रकाश के रूप में दी जाए तो उसे हम प्रकाश वियोजन कह देते हैं। क्लियर बात, आगे बढ़े, देखते हैं अगली स्लाइड में चलते हैं। आगे आ जाते हैं हम, अगली अभिक्रिया हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। देखो, बात करें हम विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखो, विस्थापन का मतलब होता है क्या करना, किसी भी चीज को हटाना या फिर वहां से क्या करना, अलग करना। अलग करना, हटाना या फिर अलग करना, विस्थापन का मतलब कहलाता है। तो बात करें, देखो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जो कम क्रियाशील तत्व होता है ना,
उसको उसके यौगिक में से क्या कर देता है भाई, हटा देता है। तो भाई विस्थापन का मतलब यही होता है जिस कि जब कोई तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा तो वो ज्यादा क्रियाशील तत्व क्या करेगा, अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या विलयन में से क्या कर देगा, हटा देगा और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा। इसे हम कह देंगे क्या, विस्थापन अवक्रिया कह देंगे। जैसे कि हमारे पास एक अवक्रिया दे रखी है, Fe दे रखा है आयरन, और एक कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन दे रखा है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है क्या, एक्वस, और आयरन हमारे पास सॉलिड होता है उसके लिए हमने उसको लिख दिया है S। अब क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, उस कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस आयरन ने हटा दिया, लोहे ने हटा दिया किसको, कॉपर को। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, इस कॉपर की तुलना में बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है लोहा। तो लोहे ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर ली, तो बना लिया इसने क्या, FeSO4, और साथ में कॉपर क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो Fe क्या है आपका, देखो लोहा है आयरन, और CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन, और FeSO4 क्या है, लोहे का सल्फेट जिसे हम आयरन सल्फेट कह देते हैं, और Cu का मतलब होता है क्या, कॉपर। तो ये सिंबल और ये प्रतीक चिन्ह आप लोगों को याद करने पड़ेंगे आवर्त सारणी के अंदर। इनके सभी चीजें आपके 10th क्लास की बुक के अंदर दे रखी है। तो जिस व्यक्ति को, जिस भाई को, जिस दोस्त को यदि इनको अभिक्रियाओं को प्रतीक या चिन्हों के रूप में लिखने पर समस्या आ रही है, तो वो सभी लोग सबसे पहले अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपकी एक आवर्त सारणी जो दे रखी है ना, उसमें इन तत्वों के नाम कुछ याद कर लें जिन अभिक्रियाओं को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है फिर हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखो भाई यहाँ पे आयन क्या होते हैं, देखो आयन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास क्या, धनायन, और एक होता है हमारे पास क्या, ऋणायन। दो तरीके के होते हैं आयन। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी तत्व के ऊपर क्या लग जाता है भाई, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लग गया, क्लोरीन के ऊपर माइनस लग गया, तो ये क्या बन गए हैं भाई, ये इसके आयन बन गए हैं, हाइड्रोजन आयन और ये क्लोरीन का आयन बन गया, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इसी तरीके से इसके अंदर अभिक्रिया के अंदर जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो हम उसको कह देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर हमें पहले दे रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है क्या, BaCl2, यहाँ पर BaCl2 हमें दे रखा है, बेरियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। दूसरा दे रखा है Na2SO4, और इन दोनों ने मिला तो इनके मिलने से BaSO4 बना और 2NaCl बना। तो देखो बात करते हैं, सबसे पहले अपन इनके आयन बना लेते हैं, यहाँ से इनके आयन, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि मेरे पास BaCl2 दे रखा है, BaCl2, इसकी आयन बनाऊंगा मैं, तो इसकी आयन बनेंगे, देखो Ba+2 बनेगा मेरे पास और प्लस Cl माइनस बनेगा, लेकिन कितना होगा, 2 होगा। तो ये क्रॉस में चले जाते हैं, देखो ठीक है, ये बना हमारे पास। दूसरा है हमारे पास क्या, Na2SO4, तो यहां पे हमारे पास बनेगा क्या, 2Na+SO4-2। ये तो धनायन और ऋणायन इसके अंदर बन के क्या हो रहा है, निर्माण। तो अब आयनों का आदान प्रदान करना है। देखो बेरियम के साथ अभी कौन सा आयन जुड़ा है, ऋणायन, जिसका नाम है क्लोराइड आयन, और सोडियम के साथ कौन जुड़ा है, SO4 यानी सल्फेट आयन। इनने अपने आयनों का एक्सचेंज कर लिया, इस आयन ने इसके साथ क्रिया कर ली और इसने इस आयन के साथ क्या कर ली, क्रिया कर ली है। तो देखो अब बन जाएगा हमारे पास BaSO4 और NaCl बन जाएगा हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास BaSO4 और NaCl। बाकी का हमें अभिक्रिया को बैलेंस करना है, तो NaCl मतलब नमक का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो गया, नमक का जलीय विलयन बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है। तो हम कह सकते हैं, देखो जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है तो उसके अंदर जब उत्पादों का निर्माण होना होता है तो उनके आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप यदि होता है तो हम उस अभिक्रिया को कह देते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जी हमें इनके नाम दे रखे हैं, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो BaSO4 बनता है, ये BaSO4 का बन जाता है इस अभिक्रिया के अंदर क्या, अवक्षेप का क्या हो जाता है, निर्माण। तो इसी अभिक्रिया को हम यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया भी नाम दे देते हैं, प्रेसिपिटेशन जिसको हम बोलते हैं, अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास उपचयन और अपचयन वाली कहानी हमें दे रखी है। तो उपचयन और अपचयन के अंदर देखो क्या होने वाला है, देखो उपचयन और अपचयन इन दोनों के अंदर परिभाषाओं को सबसे पहले हमें याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जब अभिक्रिया को हमें देखना होता है
कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, तो हम पहचानने में हमें दिक्कत होती है। देखो सबसे पहले याद रखना है कि उपचयन का मतलब होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। जब किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जैसे मैंने लिख दिया एक अभिक्रिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ले लिया मैंने और ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन, तो ये बन गया क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो कार्बन दे रखा था उस कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की क्या होना, कमी होना। दूसरा हमें दे रखा है क्या, अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है। हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं हमारे पास, कम हो जाते हैं। तो हम उस अभिक्रिया के अंदर कह देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से हम उपचयन और अपचयन पदार्थों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव हमें दे रखे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यही उपचयन अभिक्रियाएं जो हमें दे रखी, जैसे कि सबसे पहले हमें संचारण को याद रखना है। देखो संचारण क्या होता है, जब कोई धातु जो होती है ना, वातावरण में पाई जाने वाली जो नमी होती है उसके संपर्क में आती है, और विभिन्न प्रकार की और गैसें भी हमारे पास होती है, उन गैसों के संपर्क में आती है, तो उस धातु के ऊपर उस नमी से क्रिया करके, उन गैसों से क्रिया करके एक अलग से परत बन जाती है। यानी वो धातु क्या होने लगती है भाई, खराब होने लगती है, यानी संचारित होने लगती है, जिसको हम जंग लगना भी आम भाषा में कह देते हैं। कि जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब उस धातु की सतह कैसी हो जाती है, संचारित हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, संचारण। इसके उदाहरण हमें दे रखे हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे के जो बर्तन होते हैं ना उनके ऊपर हरी परत बनना, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये सब उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के क्या है, उदाहरण है। दूसरा आ जाता है विकृति गंधता। देखो विकृति गंधता का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो भोजन है, हमारा भोजन कहीं ना कहीं या तो वसा से मिलकर बना है या तेल से मिलकर बना है। जब वसा और तेल से बना हुआ हमारा जो भोजन होता है वो लंबे समय तक उसको हम रख देते हैं, तो लंबे समय तक रखने पर उसमें से क्या है भाई, स्मेल आने लगती है, उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसका रंग खराब हो जाता है, यानी वो दुर्गंध युक्त हो जाता है। तो उसे हम क्या देते हैं कि विकृति गंधता। जो हमारा भोजन है वो वसा युक्त भोजन और तेलीय खाद्य सामग्री जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो वो उपचयित हो जाती है, और उपचयित होकर उनके स्वाद बदल जाते हैं, गंध बदल जाते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाता है और वो भोजन खाने लायक नहीं होता, यानी वो भोजन क्या हो जाता है आपका, खराब हो जाता है। तो हम उसमें कह देते हैं कि ये विकृति गंधित हो गया है। क्लियर। आगे आते हैं, हमारे पास आगे दे रखा है, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब दे रखा है हमें तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दो रासायनिक अभिक्रिया हमें दे रखी है, बहुत इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया हमें दे रखी है, जिनका एक का नाम है ऊष्माक्षेपी और एक अभिक्रिया का नाम है ऊष्माशोषी। देखो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यदि ऊष्मा उत्पन्न हो जाए तो उसे हम कह देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो हम उसे कह देते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना, तो उसे हम कह देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस की हम बात करें, हमारे पास मीथेन दे रखी है CH4। इस मीथेन का हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया, और जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है ना, उसी को हम कहते हैं दहन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं निस्तापन। बात याद रखना है। तो जैसे ही हम प्राकृतिक गैस का दहन कराते हैं तो इस प्राकृतिक गैस का दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल का निर्माण होता है, और क्या निकलती है भाई, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर क्या निकल रही है भाई, ऊष्मा निकल रही है। दूसरी हम बात करें, एक और अभिक्रिया हमें दे रखी है, जैसे कि हमारे पास CaO हमें दे रखा है, ये चूना हमारे पास, जिसको हमने ले लिया बिना वजह चूना, और जैसे ही हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं भाई, पानी मिलाते हैं। तो जैसे ही पानी मिलाते हैं, आपने देखा होगा जब दीपावली के आसपास हमारे घरों की पुताई पेंटिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो जो चूना होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम आम भाषा में कलई के नाम से हम जानते हैं,
उसके अंदर जैसे ही पानी मिलाया जाता है तो पानी मिलाने पर ये इसके अंदर ऊष्मा निकलने लगती है, ये खदकने लगता है, खोलने लगता है। यानी ये कैसी अभिक्रिया हो गई आपकी, ऊष्माक्षेपी। जैसे ही पानी मिलाया और ये खदकने लगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और बन जाता है आपका बुझा हुआ चूना जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में बन गई यहाँ पर क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी बात करें हम ऊष्मा शोषी की, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए एक तो ऊष्मा की आवश्यकता हो, प्रकाश की आवश्यकता हो या विद्युत की आवश्यकता हो, तो वहां पर होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अभी हमने इन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया के अंदर डिस्कस किया था। जैसे कि हमें दे रखा है देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है किसकी, ऊष्मा की। तो हमने इसको तोड़ दिया कैल्शियम ऑक्साइड में, और कौन सी गैस बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको तोड़ने के लिए यदि हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ी, प्रकाश की जरूरत पड़ी, विद्युत की जरूरत पड़ी, तो यानी यहाँ पे ऊष्मा हमने इसको दी अभिक्रिया को होने के लिए, तो हम इसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये थी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, जिनके बारे में हमने क्या किया, आपको इनके डिस्कस किया, और रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें दे रखी थी उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आगे चल के हम इसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चनों का पैटर्न बनने वाला है उन क्वेश्चनों को हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।